जब फिर रात खुलली धरते मानाई पौध जमली। मेरी कोशिश ये आगे भी यही रहती है कि मैं हर एक आदमी के, हर एक पहाड़ के जो हमारी भाषा को समझता है, हम उसके मनपसंद गीत लिखें। मुझे हर विषय में, हर उसमें मुद्दों पे मैंने लिखने की कोशिश की और लोगों तक उसको पहुंचाने की कोशिश की। धमकियां भी मिली फ़ोन पे और गाली उलियाँ भी मिली। द्विदिनों की हो रिच अब खैरी मुठ बोटी की रख। नमस्ते, नवार टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं राकेश परमार और सुदित कोई देख दू कैसे नहीं कोई ते बात होली। यूं तो कोई किसी को नहीं देखता, उसमें कुछ न कुछ ज़रूर बात होगी। तो आज हम उत्तराखंड की एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं जो 40 सालों से जो है 40 से मतलब 45 साल हो गए उनको, और लगातार वो गा रहे हैं और पूरा उत्तराखंड उनको देखता है, मन से सुनता है, गुनगुनाता है उनको। तो हमारे साथ हैं यहाँ उत्तराखंड के जैन कवि और लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी। तो नेगी जी, आपको तो सबसे पहले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 71 साल में आप प्रेम गीत लिख रहे हैं। ये असल मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि प्रेम गीत लिखने की उम्र यही है। है ना। और ऐसा प्रेम गीत जो मतलब युवाओं के दिल में सीधे उतर रहा है। हाँ, तो अब युवाओं को समझने के लिए आपके अंदर एक परिपक्व वो चाहिए ना, एक वो एक्सपीरियंस चाहिए आपको, उनकी साइकोलॉजी समझने के लिए। अब युवाओं पे लिखेंगे तो वो अधकचरे हो जाते हैं। अब एक बुज़ुर्ग जो हैं वो अगर युवाओं पे लिखेगा तो उसके अनुभव उसके साथ होंगे और वो उनको, उनकी साइकोलॉजी, वो क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, वो बात भी उसमें आएगी। तो उसमें एक गंभीरता होगी, उसमें एक कोई ये होगा, कोई बात उसके अंदर ऐसी निकलेगी कि जो लोगों के मन तक पहुंचेगा, हाँ यार ये बात सही कह रहा है। तो एक उम्र, मेरा अपना सोचना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप 60 साल के बाद ही प्रेम गीत जो है वो ढंग के प्रेम गीत लिखे जा सकते हैं। क्या बात है। तो गीत बात होली जो आपका ये गीत है, नया गीत आ रहा है, बहुत पसंद किया जा रहा है इसको, युवा जो है आज की पीढ़ी के युवा। तो इस गीत की थोड़ी सी मैं कहानी जानना चाहता हूँ, कैसे आपने इसको, इसके पीछे की क्या मतलब जो रचना है उसके पीछे की क्या वो है? हाँ, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इसको अब तक 13 लाख लोग इसको अब तक देख चुके हैं और जो कमेंट्स आ रहे हैं वो लगभग 6000 से ऊपर कमेंट अभी तक मैं पढ़ चुका हूँ। मैं पढ़ता ज़रूर हूँ कमेंट्स, ताकि लोगों के वहाँ विचार, लोगों के सुझाव वगैरह मैं पढ़ता रहूँ, देखता रहूँ, समझता रहूँ और वैसे हिसाब से चलूँ। तो इसमें कोई, इसके पीछे कोई ऐसी कहानी नहीं है। इसमें एक सोच ये थी मेरी कि जो पहाड़ों के में रहने वाले युवा हैं, उनके अंदर इतना, अगर किसी लड़की को प्यार करते हैं, किसी लड़की पे उनका मन वो आता है, तो उनके अंदर थोड़ा ये झिझक होती है या हिम्मत की कमी कह लीजिए कि वो डायरेक्ट उससे बात नहीं कर पाता अपने, उसकी यूँ समझिए कि वो आई लव यू बोलने की हिम्मत नहीं है उसके अंदर। तो मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ। आज के युवा हो सकता है कि अब उन्होंने हिम्मत बटोर ली हो, लेकिन मैं अपने ज़माने की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे हम पहाड़ों के बच्चे जो थे वो उनके अंदर अपने प्यार को, अपने प्रेम को व्यक्त करने में एक झिझक थी, है ना, वो करते नहीं थे और फिर उसके नतीजे में वो कभी जीवन भर वहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे। तो ये मानसिकता वहाँ के बच्चों की थी एक ज़माने में।
और फिर ये इसमें जो ये पात्र है हमारा इस गीत में, वो उसके बावजूद वो मन ही मन सोचता है कि अगर वो उसने मुझे देखा है खिड़की खोल के तो मेरे अंदर कोई तो बात होगी। ये आत्ममुग्धता जैसे बोलते हैं ना, कि अपने आप में ही वो ये सोच रहा है कि मेरे अंदर कोई बात होगी जो उसने मुझे खिड़की खोल के देखी। अब वो बेचारे को नहीं मालूम कि हो सकता है वो आते जाते सभी को देखती होगी, है ना वो बात, लेकिन उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो मेरे अंदर कोई बात है, मन की बात जो मन की बात जो है, लेकिन टीनेजर हाँ, होता है तो मतलब कहीं ना कहीं, लेकिन इसका ये नहीं कि वो सीधे जाके उससे बात करे, वो हिम्मत भी नहीं है, वो हमारा समाज भी उसको अलाउ नहीं करता है ना, पुराना समाज भी उसको अलाउ नहीं करता है। एक चीज़ और मैं ये तो जो सबसे पहला प्रेम गीत है वो कौन सा लिखा था आपने और कब, कुछ अगर ध्यान हो? मैंने तो ज़्यादातर जब मैं जवान था तो मैंने बुज़ुर्गों पे गीत लिखे, और जब मैं बुज़ुर्ग हुआ तो फिर ये प्रेम गीत लिखे। मेरे साथ कुछ उल्टा होता है ना। तो बड़ा मुझे लगता है शायद धबला झमरा क्षणमणा, हाँ ये मेलों का गीत है, मेलों का गीत, हाँ प्रेम रस भी है, हाँ ये मेलों का गीत है, और इसमें गहनों का डिस्क्रिप्शन है कि जो उस समय पहाड़ की महिलाएं जो गहने पहन के जाती थी, उसमें कहते हैं किस गांव की होगी ये, इसने ये क्या ये पहन रखा है, इस ढंग से ये कर रहा है। और फिर वो बाद में ये भी कहता है कि ये जवानी हमेशा नहीं रहती है, चलो मेले कौथिग में जाके देखते हैं। हमारे दर्शकों के लिए अगर आप कुछ पंक्तियां उसकी अगर गुनगुना दें आप। हाँ तो उसमें ये था कि धगुला झंवरा क्षण माणांद रम झम कौथिग जांद कै गाँव की होली स्या बांध कन भल दिख्यान, कै गाँव की होली स्या बांध कन भल दिख्यान, कै गाँव की आँखी पैनी दथड़ धार तड़ तड़ी नाकम विसार, घुंड घुंड धों पेली लेके खिल खिल हैं सुद जांद, कै गाँव की होली स्या बांध कन भल दिख्यांद, कै गाँव की होली स्या बांध, धरु धरु बटीन आंद इगरेली बिगरेली बांध, धरु धरु बटीन आंद इगरेली बिगरेली बांध, चला कौथिग देखी ओला इन ज्वनि सदन निरांद, कै गाँव की होली स्या बांध कन भल दिख्यांद, कै गाँव की होली स्या बांध। बहुत बहुत सुंदर। और नए साल में उम्मीद है कि ऐसे भी नए प्रेम गीत जो हैं वो सुनने को ज़रूर मिलेंगे आपसे, हम ऐसी कोशिश करूँगा मैं कि कुछ लिखता रहूं और कुछ लोगों तक पहुंचाता रहूं। हाँ निखिल जी, एक जो बहुत आपके जो चाहने वाले हैं और जो सुनने वाले हैं, जो आपको वो बड़ी हैरत होती है लोगों को उस चीज़ में कि एक आप प्रेम गीत लिखते हैं, आप विरह के गीत लिखते हैं, आप आंदोलन के भी कवि हैं एक तरह से, और नेताओं को जब तब सुना भी देते हैं आप। हाँ जी, और पर्यावरण पे तो खैर मैं तो ये मतलब ये कहाँ से आप मतलब आता है ये सब चीज़ें, मतलब इतनी वर्सटाइल वो सब चीज़? जी पवन जी, मेरी ये कोशिश रहती है कि मेरे काम में वैरायटी हो। वो ऐसा नहीं कि मैंने सब प्रेम गीत ही लिखे हों, ऐसा नहीं। मैंने बुज़ुर्गों पे भी लिखा है, है ना। मैंने लोरियाँ लिखी हैं बच्चों के लिए, बहुत सारी लोरियाँ लिखी हैं मैंने। और मैंने पति पत्नी के संबंधों पर भी गीत लिखे हैं, है ना। तो मैंने पर्यावरण पे भी गीत लिखे हैं, पर्यावरण बचाने के लिए भी गीत लिखे हैं। मैंने जो हमारा नेचर है, कुदरत है, उस पर भी गीत लिखे हैं। गंगा के प्रदूषण पर भी गीत लिखे हैं मैंने ऐतिहासिक गीत लिखे हैं। बीरू भड़ो गुदेश 52 गढ़ो गुदेश, उसमें जो हमारे भड़ थे उनका भी उसमें जिक्र मैंने किया है। तो और जब आंदोलन हुआ तो फिर आंदोलन के भी मैंने गीत लिखे हैं, जब उत्तराखंड राज्य का आंदोलन हुआ, और जब राजधानी और हमारा राज्य मिल गया उसके बाद जो नीतियाँ, जन विरोधी नीतियाँ थी, उनका भी विरोध किया है गीतों के माध्यम से कि ये जनता के हित में नहीं है। तो ऐसा
वैरायटी के साथ मैंने काम किया है अब तक पिछले 45 सालों में, और मेरी कोशिश ये आगे भी यही रहती है कि मैं हर एक आदमी के, हर एक पहाड़ के जो हमारी भाषा को समझता है, हम उसके मनपसंद गीत लिखें। हम महिलाओं के लिए मैंने बहुत लिखा है, महिलाओं पे पहले, और महिलाओं की स्थितियां जो हैं पहाड़ों में बड़ी दर्दनाक स्थितियां हैं, आज भी बनी हुई बहुत कम, तो उन पे भी मैंने शुरुआत में गीत मैंने उन्हीं पे लिखे हैं ज़्यादातर, क्योंकि मैंने बचपन से वही देखी थी महिलाएं यहाँ काम में खटते हुए। तो इस तरह से मुझे हर विषय में, हर उसमें मुद्दों पे मैंने लिखने की कोशिश की और लोगों तक उसको पहुंचाने की कोशिश की। जी, एक चीज़ है, जैसे मैंने अभी सवाल किया था आपसे कि आप नेताओं को जब तब सुना भी देते हैं, और आपने बड़ा खूबसूरती से सुनाया, लोगों ने उसको खूब पसंद भी किया। तो कभी उसको लेके कुछ आपको मतलब दबाव झेलना पड़ा हो उसको लेके, या लगा हो कि इस तरह का? अब ये तो मुझे पहले से मालूम था कि अगर मैं किसी को चिकोटी काटूंगा भैया तो वो हाथ तो झटकेगा ही, है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। लोगों ने बहुत, जो उस दल के, उस पार्टी के लोग थे, उन्होंने बहुत, क्या आपने दोनों फ़ोन पे, हाँ फ़ोन, मतलब जो दोनों मुख्य पार्टियां हैं, दोनों फ़ोन पे धमकियाँ भी मिली फ़ोन पे, और गाली उलियाँ भी मिली। तो ये तो चलता रहता है, अगर आप किसी पे वो करोगे तो निश्चित रूप से प्रतिक्रिया के लिए तो मैं पहले से तैयार था, मुझे मालूम था कि इसमें क्या प्रतिक्रिया होने वाली, लेकिन वो लिखना भी मुझे ज़रूरी लगा कि नहीं, ये तो जनता के सामने जाना चाहिए, ये बातें आनी चाहिए जनता के सामने। अच्छा, एक जैसे अभी आप करें पर्यावरण पे, तो आपने गीत आपके बहुत मतलब लोकप्रिय भी हुए हैं, मतलब जब पेड़ बचाओ हो या तो इस समय जैसे टिहरी डूब रहा है, अभी टिहरी तो डूब चुका है अपना, अब पंचेश्वर जो है बांध बन रहा है महाकाली नदी पे चंपावत में, तो लगभग अगर ये बन जाता है तो उसी दर्द से वहाँ के लोग गुजरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब आपने तो खैर लिखा गीत भी है आपका कि उत्तराखंड डामोन डामेल, इसकी कहानी अगर सुना दें आपकी, उस गीत में कहाँ से मतलब इतना दर्द है उसमें, वो असल में के डूबने का जो एक है, उसी समय हरसूद भी डूब रहा था नर्मदा पे, ये उस समय तो वो जो उसके वो वक्त ऐसा था, मैं टिहरी में पोस्टेड था, ये सन, मैंने नौकरी में रह के भी इस किस्म का विरोध, जो जन विरोधी नीतियां हैं उनका विरोध तो मैंने नौकरी में रहते हुए भी कर लिया था। तो उस समय मैं पोस्टेड था टिहरी में, ये सन 81-82 की बात है, 82 की बात है, और वहाँ पे सर्वे चल रहा था टिहरी में, ये जो मकान हैं लोगों के, खेती हैं, उनका सर्वे चल रहा था। तो वहाँ पे टिहरी में जाने का जब मुझे अवसर मिला तो मैं उन लोगों से मिला जो जिनको वहाँ से विस्थापित किया जाना था। तो उनकी बातें सुन के, उनका दर्द समझ के मुझे लगा कि इनको किस बात की सज़ा दी जा रही है जो इनको पुश्तैनी घरों से निकाला जा रहा है उसके लिए। और इतना बड़ा डाम जिससे आपने हज़ारों लोगों को बेघर कर दिया, उनको वहाँ से हटाया, उनकी पुश्तैनी ज़मीनों से हटाया, तो वो मुझे व्यक्तिगत रूप से तो मुझे तो ठीक नहीं लगा कि ये आप छोटे डामों से भी बिजलियाँ पैदा हो सकती हैं। इतने विशालकाय डैम बना के आपने एक संस्कृति ख़त्म की है उसकी। तो उसका मैंने उस गीत के माध्यम से ये कोशिश की कि उनका दर्द लोगों तक पहुंचा सकूं, लोगों तक, और समाज के लोग जो उसमें नहीं हैं, विस्थापन की उसमें नहीं हैं, उन तक पहुंचे कि उन लोगों ने कितना इसमें दर्द सहा है। आपको आपके घर से निकाला जा रहा है, आपको आपके पुश्तैनी ज़मीन आपके बाप दादाओं ने जो जोड़ी है उससे बेदखल किया जा रहा है। तो वो एक पीड़ा होती है। मुझे मेरे साथ ऐसा होता तो मैं सोचता हूँ शायद दूसरे के साथ वो भी महसूस किया होगा। तो वही दर्द था जो गीत के रूप में मैंने लोगों को तक पहुँचाने की कोशिश की। निकी जी, जब मैं आपका एक इंटरव्यू को देख रहा था पुराना, तो उसमें आप ये कह रहे थे कि जब आपने गीत लिखने और गाने शुरू किए तो उस समय ज़्यादातर जो उत्तराखंड में जो रुझान था, लोग हिंदी गीतों की तरफ ज़्यादा वो थे। जी। और आप आते हैं और अपनी गीत आप
रखते हैं सामने और गाते हैं, उसके बाद एक धीरे 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 मतलब आप हुए, ठीक है, उधर से राही जी और सब मिलके, और उसके बाद एक रुझान जो है थोड़ा सा बढ़ता है लोगों में अपने गीतों को लेकर। और आज 2020 में बहुत सारे नए लोग हैं, बच्चे हैं, वो जो गीत गा रहे हैं, चाहे जैसे भी गा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, जैसे अब तो एक हमने एक स्टोरी भी की थी कि भाई जो शादियों में है तो अब गढ़वाल के जो गाने हैं वो बात, तो क्या लगता है आपको कि जो नए जो आ रहे हैं लोग, नए गीत आ रहे हैं, तो कुछ सुझाव क्या? जी, अब वो आज अब सुझाव तो क्या कहें, लेकिन मैं निवेदन ही कर सकता हूँ नई पीढ़ी के बच्चे जो अब आजकल के बच्चे तो माँ बाप की नहीं सुनते, तो मेरी क्या सुनेंगे, लेकिन ये है उनसे मैं निवेदन कर सकता हूँ कि भाई एक तो वो अगर वो लोक भाषा के गीत लिख रहे हैं, लोक समाज के गीत लिख रहे हैं, लोक गीत लिख रहे हैं, तो एक तो अपने लोक को समझें, लोग समाज को समझें, उनकी साइकोलॉजी, उनकी गतिविधियाँ, उनका लाइफ स्टाइल, उसको समझे बिना आप गीत नहीं लिख सकते। तो फिर आपके गीत बिल्कुल एक टाइप्ड हो जाएंगे अगर आप ऐसा करते हैं। तो वो जब तक अंदर घुसेंगे नहीं उस समाज के, जिस समाज के लिए वो गीत लिख रहे हैं, जब तक उसके अंदर नहीं घुसेंगे और उसके अंदर की बातें उनको जब तक समझने की कोशिश नहीं करेंगे, मैं वही कह रहा हूँ जो मैंने खुद किया है। तो जब तक ये बच्चे, नई पीढ़ी के बच्चे, नए लोग, एक तो ये सबसे मुझे ये लगता है कि एक तो पढ़ते नहीं हैं, इतनी पुस्तकें छप रही हैं गढ़वाली कुमाऊनी भाषा में, लेकिन नई पीढ़ी के बच्चे उनको पढ़ने को तैयार नहीं हैं, तो उनके पास शब्दावली भी नहीं आएगी, बुजुर्गों के संपर्क में नहीं आते हैं जिनके पास वो शब्द हैं। तो जब तक आप उनके संपर्क में नहीं आएंगे, आपको वहाँ के किस्से कहानियाँ को पता नहीं चलेगा, आपको वहाँ के शब्दों का पता नहीं चलेगा, जो विशेष शब्द, हाँ, दुख पीड़ा है, उसे आप नहीं अपने गीत में ला सकते हैं। तो वो आजकल के बच्चे उस तरफ नहीं जा रहे हैं, वो सिर्फ प्रेम गीतों के ही आसपास भटक रहे हैं। लेकिन इंसान केवल 15-25 साल ही जीवन नहीं है, जीवन बचपन भी है, तो जवानी भी है, तो प्रौढ़ अवस्था भी है, फिर बुढ़ापा भी है। इन सब स्थितियों के गीत लिखे जाने चाहिए, लेकिन आप सिमट के रह गए हैं केवल वह जवानी तक की। तो ये मैं उनसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि भाई आप किसी बुज़ुर्ग पे भी लिखिए, है ना, किसी प्रौढ़ पे भी लिखिए, उसकी क्या स्थिति है, पति पत्नियों के बीच की स्थिति भी लिखिए, उनके आपस में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या अच्छी बात हैं, क्या ख़राब बात हैं, उनके भी तो गीत लिखे जाने चाहिए हैं। लेकिन हम इन सब चीज़ों को छोड़ के केवल वहीं पे सिमट के रह गए हैं। तो इसलिए मैंने पहले आपको कहा था कि मैंने हर विषय को टच करने की कोशिश की, लेकिन उन विषयों पे गीत आपको नहीं मिलेंगे, देखने को, सुनने को नहीं मिल रहे होंगे। नई पीढ़ी के बच्चे उस तरह के गीत नहीं लिख रहे हैं, एक ही तरह के गीत आ रहे हैं। तो इसलिए हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि एक तो वो पढ़ें ज़रूर, है ना, जो पुराने लोग लिख गए हैं, है ना, उसको भी पढ़ें, जो बीच के लोगों ने लिखा है उसको भी पढ़ें, जो आजकल लिखा जा रहा है उसको भी पढ़ें। पढ़ना ज़्यादा है, लिखना कम है ना। अगर आप 50 किताबें पढ़ लेते हैं तो आपको 2 गीत लिखने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो 2 गीत आपके ऐसे होंगे मील के पत्थर होंगे, है ना। लेकिन आज वो रिवाज नहीं रहा, पढ़ने में लोगों की रुचि नहीं है, तो फिर वो उतना ही लिख रहे हैं जितना उनके पास है। बिल्कुल, वो उसको समेटने की, चीज़ों को अपने शब्दावली को बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जितना उनके पास है उसी को घुमा फिरा के कर रहे हैं। तो ये मेरा उनसे अनुरोध है कि आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आपको नई नई चीज़ें समझ में आएंगी, आप उसमें से कोई नई बात निकाल सकते हैं। निकी जी, 40 सालों से ज़्यादा, शायद 45 सालों से ज़्यादा आपकी गीत यात्रा है जी। तो कोई ऐसा गीत जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब हो, जिसे आप थोड़ा सा गुनगुना भी चाहें, या कोई बहुत आपके दिल के करीब कोई गीत? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं क्योंकि मैं पहले रेडियो में गाता था, सन 76 से मैं आकाशवाणी लखनऊ से गा रहा हूँ।
उसके बाद जब नजीबाबाद बना तो 78 में फिर हम नजीबाबाद ट्रांसफ़र कर दिए उन्होंने हम लोगों को, तो फिर मैं यहाँ से गीत गा। लेकिन ऐसा कोई गीत, उसके बाद फिर कैसेट 82 से फिर मेरे कैसेट निकलनी शुरू हुई, हर साल में एक कैसेट निकालता था। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता है कि ये गीत अच्छा है या ये गीत बढ़िया है, कोई आपके दिल के क्योंकि सबसे करीब हो कोई? नहीं, मेरे जब दिल के करीब होता है तो मैं गीत लिखता हूँ। कोई बात, कोई घटना जब मेरे दिल में बैठती है कि हाँ यार इस पे गीत होने चाहिए, तो मैं गीत लिखता हूँ। मैं कोई रोज़ रोज़ गीत नहीं लिखता, है ना। मैं कैसेट भी बनाता था तो एक साल में एक कैसेट बनती थी मेरी, इसलिए सबसे कम कैसेट मेरी बनी है। तो उसके बाद अब जो है, मैं एक साल पहले मैंने एक गीत लिखा था, उसके बाद ये एक साल बाद में ये अभी जिसका आप जिक्र किया शुरू में, वो गीत मैंने अब लिखा है। तो जो दिल के करीब होते हैं मैं उन्हीं को लिखता हूँ, नहीं तो फालतू के गीत मैं नहीं लिखता, या केवल मार्केट में डालने के लिए कूड़ा कचरा मैंने लिखने की कभी कोशिश नहीं की। मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है मैं उसी पे गीत बनाऊँ। तो मैं ऐसे एक गीत का नाम नहीं ले सकता। हाँ, जनता, ये अधिकार जनता को है। जनता किसी गीत को ज़्यादा पसंद करती है, किसी को कम पसंद करती है, और जनता के अंदर भी अलग अलग वर्ग हैं। आप जैसे पत्रकार लोग जो हैं वो राजनीतिक गीत ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। बहुत सारे लोग जो हैं वो सैड सॉन्ग पसंद करते हैं, है ना। बहुत सारे लोग जो हैं वो नेचर पे लिखे हुए गीत पसंद करते हैं। गीत है निकी जी, मैं तो निरलू निरुपलो, तुम दगड़ी गीत बना दें आप तो। हाँ, वो बहुत सुंदर गीत है, हर आदमी कनेक्ट करता है उससे। अब वो पुरानी बात हो गई है, मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा। भोल जब फिर रात खुलली, धरते मानाई पौध जमली, पुराना डाला ठंगरा हुएक, नहीं लगुल्यूं सारो द्याला, मित निरोलो म्यारा भूलो, तुम दगड़ी ये गीत राला। भोल जब फिर रात खुलली, धरती मानाई पौध जमली, पुराना डाला ठंगरा हुए के, नहीं लगुल्यूं सारू द्याला, मित निरोलो म्यारा भूलो, तुम दगड़ी ये गीत राला। भूल जब फिर रात खुलली। ऐसे लंबा गीत, बहुत लंबा गीत है ये। जी जी जी, बहुत सुंदर, बड़ा भावुक करता है। हाँ, तो उससे गाया नहीं कभी। एक सवाल जो आपके चाहने वालों के मन में भी रहता है जी अक्सर, जी जी, कि आपको पद्म पुरस्कार क्यों नहीं? आप इसका जवाब दे चुके हैं, कई बार कहते हैं कि ठीक है आप तो आपकी जो रचना है उससे, लेकिन एक टीस नहीं, लोग महसूस करते हैं, और मतलब जरूर मन में होगी। हाँ, ये सोशल मीडिया पे अभियान भी चलाते हैं कि को मिलना। लेकिन मैं जब मैंने गीत लिखे हैं, लिखने शुरू किए हैं, तो मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे इसके बदले में कुछ मिलेगा, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। और मैं लिखता गया। वो सरकार को मैंने जैसे पर्यावरण के गीत लिखे हैं, पेड़ों के बचाने के गीत भी लिखे हैं, वो मैंने अपनी मर्ज़ी से लिखे, किसी ने मुझे दबाव नहीं डाला। और जो मैं सरकारों की नीतियों के ख़िलाफ़ भी कुछ गीत लिखे हैं, तो वो भी मैंने अपनी मर्ज़ी से लिखे हैं। और अगर
मेरे ऐसी चाह होती तो मैं ऐसे गीत क्यों लिखता कभी भी, है ना। मैंने बहुत सारी चीज़ों का विरोध किया है, जो सरकारी योजनाओं का विरोध किया मैंने, तो मैं फिर विरोध के गीत तो कभी लिख ही नहीं सकता था अगर मेरे मन में ये होता कि मुझे कोई पुरस्कार चाहिए या पुरस्कार। लेकिन लोगों को लगता है, मेरे सुनने वालों को लगता है कि इनको मिलना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि जो मेरे श्रोता हैं, मुझे सुनते हैं, उनका प्यार और स्नेह इतना अधिक है और कि उसके आगे कोई भी सरकारी पुरस्कार कोई मायने नहीं रखता है ना। तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि भैया आप लोगों ने जो प्यार दिया है, स्नेह दिया है, उससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि किसी कलाकार को और नेता को तो जनता बनाती है। अगर जनता साथ में है तो आप वो नेता बना सकती है, अगर जनता साथ में है तो आप उनके गायक भी बन जाएंगे, आप उनके लोग गायक भी बन जाएंगे। तो ये पब्लिक पे है और पब्लिक ने मुझे भरपूर प्यार और स्नेह दिया है और वो मेरे लिए पर्याप्त है। सही बात कही आपने जी। नहीं जी, एक बड़े उलाहने के तौर पे या थोड़ा मजाक के तौर पे कहा जाता है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो शहर है वो दिल्ली है। हाँ जी, ठीक है, ये भगत दर्शन जी ने कहा था। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। और बड़ा दुख होता है ये, मतलब ये मतलब बड़ी दुखद बात है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा शहर दिल्ली होना, पलायन जो है मतलब सुने पड़े हुए हैं गाँव। तो कुछ प्रवासी जो हैं उत्तराखंड के प्रवासी हैं, उन पे कुछ अगर आप कुछ उनके लिए कुछ संदेश गीत के रूप में अगर थोड़ा सा कुछ उनको देना चाहें, क्योंकि एक थोड़ा सा एक रुझान तो दिख रहा है। देखिए कोरोना काल में बहुत लोग गांव लौटे हैं और मजबूरी में लौटे हैं हालांकि, तो कुछ संदेश एक नहीं, वो आपने ठीक कहा है, वो मजबूरी से लोग आए हैं। और ये बात भी अपने आप में सही है कि जो लोग पलायन कर गए उनमें 90% से ज़्यादा लोग संपन्न हुए हैं। ये तो मेरा भी अनुभव है और जो मैं महसूस करता हूँ कि जबकि उम्मीद ये है, न उत्तराखंड राज्य बनने से भी ये उम्मीद थी कि लोगों को संपन्नता इसी राज्य के अंदर मिले, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस राज्य में केवल नेता संपन्न हो रहे हैं, जनता संपन्न नहीं हो पा रही है। जो गाँव में है, पहाड़ों में हैं, आज भी उसी स्थिति में जी रहे हैं लोग। तो कई बार ये लगता है कि ये राज्य शायद इन्हीं लोगों के लिए बना है, चंद लोगों के लिए बना है राज्य। तो वो पलायन की गति कम नहीं हो रही है राज्य बनने पर भी। इस समय ये कोरोना जो काल आया, कोरोना के डर से, नौकरियां छूटने से, कारोबार बंद होने से लोगों को अपने घर की फिर याद आई है और लोग वापस घर की तरफ लौटे हैं। एक आंकड़ा मैंने पढ़ा था, शायद 50-60 हज़ार लोग वापस आए अपने उससे। लेकिन अगर यहाँ पे उन्हें रोज़गार मिलता है, स्वरोज़गार के लिए अगर सरकार उनकी मदद करती है और जो छोटी मोटी नौकरियों के लिए लोग प्रवास कर गए हैं, बाहर चले गए हैं, अगर उनको सरकार यहाँ पे रोज़गार दिला पाती है तो निश्चित रूप से उनमें से अधिकांश लोग यहाँ रुकने को तैयार भी हैं, जो उनसे बातें होती हैं, और वो रुकेंगे भी। लेकिन ऐसा होता है कि नहीं होता है, अब ये तो भगवान जाने या सरकारें जाने कि वो क्या योजनाएं बना रहे हैं इन लोगों को यहीं रोकने के लिए, क्योंकि रोज़गार के बिना आदमी यहाँ रुकेगा नहीं, है ना। स्वास्थ्य की हालत आप जानते हैं, है ना, ये शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में आप सब जानते हैं कि वहाँ पे सुविधाएं नहीं हैं। और कुछ सरकारों ने कोशिशें भी की भी हैं डॉक्टरों को वहाँ भेजने की, लेकिन कोई जाने को राजी नहीं है। लोग नौकरी, सरकारें नौकरी छोड़ने को तैयार हैं लेकिन डॉक्टर, लेकिन वहाँ पहाड़ों में नौकरी करने को तैयार, दुर्गम में जाने को राजी नहीं है। तो ये स्थिति कमोवेश ऐसी ही बनी रहेगी। मुझे नहीं लगता कि आप किसी को ज़बरदस्ती आप कर पाएंगे किसी के साथ। तो ये स्थितियाँ पहाड़ों की है। इसके लिए सरकार को कुछ योजनाएं बनानी चाहिए, वो किस तरह से डॉक्टरों को वहाँ भेजें। और अब वहाँ सुविधाएं होंगी, डॉक्टर होंगे, अच्छी एजुकेशन होगी। आज
हर आदमी चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है वो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे, अच्छी शिक्षा दे। हर आदमी चाहता है वो अपने बुज़ुर्गों को कि अच्छे ढंग से उपचार करा सके। तो जब ये हॉस्पिटल नहीं होंगे तो बाहर जाएगा वहाँ सुविधाएं देखेगा तो वहीं रुकने के लिए जुगाड़ करेगा, रुकेगा तो फिर वो ये पलायन होगा। तो इस तरह से गांव खाली होंगे और कुछ गांव सरकार डैम बना के खाली कर रही है, तो कुछ लोग अपने रोज़गार के लिए खाली हो रहे हैं पहाड़। और अब बताइए, मैंने कहीं आंकड़ा पढ़ा था कि लगभग 500 डैम प्रस्तावित हैं। अगर आप देखें उत्तराखंड की भूमि कितनी है, बहुत छोटी सी ज़मीन है, और उसमें आप 500 डैम प्रस्तावित करेंगे, 500 डैम बनाने की योजनाएं बनाएंगे बिजली के नाम पे। एक यही डराते हैं लोग कि भाई बिजली, हाँ कई गांव डूबने हैं, बहुत गांव, 3 लाख से ज़्यादा पेड़ बहुत उसमें ज़्यादा, डूब जाएंगे अगर वो बांध बहुत बन ज़्यादा जाता है। हाँ। तो अब सुरंग बन रही हैं, बड़े बड़े डैम बन रहे हैं, तो सुरंगें भी बनेंगी, सुरंग बनेंगी तो उसके ऊपर के गांव धंसेंगे। ऐसा बहुत सारे गांवों के साथ हुआ है, वो आप सब जानते हैं। तो बिजली के जो तार हैं वो स्वास्थ्य के लिए कितने ख़राब हैं वो भी हमने पढ़ा, पर्यावरणविदों का जो हम लेख पढ़ते हैं, है ना। ये हाई टेंशन लाइनें जब गाँव से गुजरती हैं तो वहाँ पे बताते हैं कि स्वास्थ्य पे उसका बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मेरा गांव टिहरी में है, तो वहाँ पर मैं देखता हूँ कि पहले कभी हमने कोहरा कुलर नहीं देखा था। हाँ, अब इस समय इस मौसम में पूरी झील और झीलों के ऊपर, हाँ, जो गांव है पूरे कोहरे की आगोश में रहते हैं वो पूरे। और आम आदमी की, वहाँ के रहने वालों की सरकारें कितनी चिंता कर रही हैं, ये टिहरी डैम से पता लग गया होगा आपको, है ना, कि कितने वर्षों में अब वो प्रताप नगर का पुल, डोबरा चांटी पुल बना है, बताइए, है ना। और उसमें क्या घोटाले हुए हैं, क्या क्या हुआ है, ये तो बहुत लंबी उसमें चले जाएंगे हम लोग। लेकिन आप एक इतने बड़ा डैम बना, एशिया का नंबर 1 डैम बनाने की क्षमता, हाँ, शुरू हुआ था वो। और मेरे पास वो पुल बन के तैयार मेरे पास उसके आंकड़े थे, तो वो उस पर पेमेंट हो चुकी हैं 200 करोड़ से ज़्यादा की उसमें पेमेंट हो चुकी है, मैंने कहीं उसमें पढ़ा था, है ना, वो एडवांस में। और जब मैं गया उस पुल में, उनके साथ बैठा मैं, जो वहाँ पे आंदोलन में बैठे हुए लोग थे उनके साथ मैं भी गया, तो वहाँ पे देखा तो कहीं पुल का नाम निशान नहीं था, सामान पड़ा हुआ था किनारे, और इतने वर्षों से था। सारी सरकारें आई गईं, है ना। तो ये इस ढंग से योजनाएं इस ढंग से चल रही हैं, एक दूसरे को दोषारोपण हो रहा है, पहले वाली सरकार पे, इस सरकार पे। तो इस तरह से अब मैं, हाँ, ये कह रहा था कि आपको इतना बड़ा डैम बनाने की टेक्नोलॉजी आपके पास है, लेकिन उस तरफ के लोग इस तरफ कैसे आएंगे, ये टेक्नोलॉजी आप में नहीं थी क्या? पहले ये होना चाहिए। ये पहले तो आपको उस क्षेत्र के लोग, प्रताप नगर के क्षेत्र लोगों को इधर लाने की व्यवस्था होनी चाहिए थी। आप यहाँ का पानी जो है मेरठ और दिल्ली और कहाँ कहाँ पहुँचा रहे हैं, लेकिन उस डैम के ऊपर जो गांव हैं वो उन तक पानी पहुँचाने की आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो बड़े हास्यास्पद बात है। इससे ये लगता है कि आपको स्थानीय लोगों की कोई चिंता नहीं है ना। आपको स्थानीय लोग किस ढंग से जिएं, किस ढंग से रहें, इसकी फिक्र आपको नहीं है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो आपने बहुत साल पहले गीत लिखा था, न दौड़ तो उंदरी का बाटा, आपने हाँ, वो चीज़ बड़ी दुख के साथ कही कि मतलब नीचे जो लोग गए, जो पलायन कर गए, वो संपन्न हो गए। हाँ। तो ये गीत तो बड़ा, मतलब आपने बड़ी उम्मीद से वो गीत लिखा होगा उस समय। हाँ, जो हिमालय में टिका रहेगा, हाँ, चमकेगा। लेकिन उसके तो वो एक भावनात्मक गीत था, लेकिन बेचारे की हालत तो खराब है। बिल्कुल। मैं ये बात भी कई बार कह चुका हूँ कि मैंने पलायन पे गीत तो लिखे हैं, लेकिन मैं अब जब उनकी समीक्षा करता हूँ अपने लिखे हुए की, तो मुझे लगता है कि मैंने एक तरफा गीत लिख दिए। केवल उनके लौटने की मैंने बात की है, वो गए क्यों हैं इस पे मैंने नहीं लिखा, है ना। उनको घर छोड़ने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा, क्यों जाना पड़ा, इस पे नहीं हुआ। और उनको बुलाने पे ज़्यादा जोर मैंने दिया अपने पलायन के गीतों में। तो वो मैं जब समीक्षा करता हूँ अपने गीत की, तो मुझे लगता है कि वो एक तरफा हो रहे हैं गीत, जी। तो हाँ जी। पिछले साल कोरोना से चला गया पूरा, बहुत दर्द दिया कोरोना ने जी। और अब नया साल है, नया
लोगों को उम्मीदें हैं कि सब चीज़ें सुधर जाएंगी, सब चीज़ें अच्छा हो जाएगा। और जब जब आप तो मन पकड़ लेते हैं लोगों का, और तो 2021 में मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने हौसला बढ़ाया है गीतों का, जी। ना? तो आपका एक ऐसा ही गीत है जो बहुत हौसला देता है। अगर आप एकदम इस आखिर में उस गीत को गुनगुना दे जो बहुत की मुट्ठी बोटी के रख, हालांकि वो आंदोलन का गीत है, मैं जानता हूँ उसको, लेकिन उस गीत को मतलब हर स्थिति में वो हौसला देता है वो गीत। अगर वो गुनगुना दें आप उसके आखिर में कि मुठ बोटी की रख, मुठ बोटी की रख। द्वि दिनों की औरिच अब खैरी मुठ बोटी की रख, द्वि दिनों की होरिच अब खैरी मुठ बोटी की रख, तेरी हिकमत आज मानू बैरी मुठ बोटी की रख, द्वि दिनों की होरिच अब खैरी मुठ बोटी की रख, घना डालों बीच छिरकी आलू घाम ये मुल्क भी, घना डालों बीच छिरकी आलू घाम ये मुल्क भी, सेक्की पाले द्वि घड़ी छिन होरी मुठ बोटी की रख, द्वि दिनों की होरिच अब खैरी मुठ बोटी की रख, सच्चू छे तू सच्चू तेरू ब्रह्म लड़े सच्ची तेरी, सच्चू छे तू सच्चू तेरू ब्रह्म लड़े सच्ची तेरी, झूठा देवतों की किल करिन ना डेरी मुठ बोटी की रख। तो नेगी जी बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए इतना ही सुंदर गीत गाया। और कोरोना काल में जो मतलब जो दर्शक हैं जो उत्तराखंड जो गढ़वाली नहीं समझते उनके लिए इस गीत का मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये बेसिकली जब उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था तो वो उस तरह का गीत है कि आप मुट्ठी बट के रखिए, जो आपका दुख है जो दर्द है बस वो चला जाएगा, कुछ दिनों की बात है। तो जो कोरोना का जो ये समय है ये भी बस कुछ दिनों की बात है। ये अगर आप इस गीत को कुछ इस तरह से भी देखना चाहेंगे तो कि आप बस मुट्ठी बट के रखिए और जो दुख दर्द है इस नए साल में चला जाएगा। तो उम्मीद है मतलब हम सब इससे पार पा जाएंगे। तो नेगी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए आपका भी कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने गाया हमारे लिए। और उम्मीद है नए साल में जो है आप बहुत कुछ देने वाले हैं और आप हाँ कोशिश करूँगा और बहुत शुभकामनाएं आपको नए साल की। और राजू भाई का भी धन्यवाद, उन्होंने आपसे मुलाकात करवाई।